साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में पीजीटी हिंदी 2011 के प्रश्न पत्र पर चर्चा होगी। चूँकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं बहुत जल्दी ही संभावित हैं, तो आवश्यक है कि हम पुराने प्रश्न पत्रों पर चर्चा कर लें, उनका रिवीजन कर लें। आपको पता है कि इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि तमाम क्वेश्चन, तमाम प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, पूरा प्रश्न पत्र देखिए। कोशिश की जाएगी कि हर प्रश्न की व्याख्या की जाए, तो ऐसे में यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो चलिए जुड़ते हैं आज के प्रश्न पत्र से, पीजीटी हिंदी 2011 के प्रश्न पत्र से। तो साथियों, जो भी साथी, एक निवेदन है कि चैनल पर पहली बार अगर हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपके आभारी होंगे। तो साथियों चलिए जुड़ते हैं आज के प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न से। साथियों पहला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। तो यहाँ यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या डी, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की विशेषता क्या है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है और उसके साथ यह शर्त है कि वह अव्यय होता है, यानी लिंग वचन कारक के कारण उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो नील गाय, यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या सी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की विशेषता क्या है कि इसमें विशेषण विशेष से संबंध होता है। सबसे बड़ी बात, इसकी पहचान यही है। ठीक है ना। नील क्या है? विशेषण, नीला रंग, और गाय विशेष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कि देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर क्या है? यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, यानी विकल्प सी, सही उत्तर। लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न शब्द है इसमें, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुरानी, ठकुराइन, ठकुरिन, ठाकुरी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, ठकुराइन। ठीक है, ठाकुर का ठकुराइन। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, अच्छा प्रश्न है ये। चिड़िया शब्द का बहुवचन, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या ए, विकल्प ए आपका चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, वह कार मेरी है। वह कार मेरी है। इसमें, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पूछ रहा है। कारण, संबंध, संप्रदाय और अधिकरण। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, संबंध कारक। वह कार मेरी है, इस वाक्य में संबंध कारक है, क्योंकि यहाँ कार तथा व्यक्ति के बीच संबंध स्थापित हो रहा है ना। और संबंध कारक क्या है? कारक चिन्ह का, की, के, रा, रे, री, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, अश्व का पर्यायवाची शब्द है। घोटक, अनंत, श्रुपति, दिनकर। तो सही उत्तर इसका है साथियों विकल्प संख्या ए, घोटक। अश्व का पर्यायवाची क्या है? घोटक है। अश्व का पर्यायवाची क्या है? घोटक है। अनंत का पर्यायवाची क्या है? अपार, असीम, बेहद, बेशुमार, निसीम। सुरपति, सुरपति इंद्र को कहा जाता है। इंद्र का पर्यायवाची है शचीपति, मध्वा, शक, पुरंदर, कौशिक, देवराज। मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, अमरपति, पुरोहित, विबुधेश, वज्रधर। इंद्र के बहुत पर्यायवाची हैं और सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दिनकर, दिनकर किसका पर्यायवाची है?
सूर्य का, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य आदि ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक, सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 8 साथियों। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? अच्छा प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न गलत है। इस प्रश्न में पहली चीज़ तो प्रिंटिंग संबंधी अशुद्धियाँ बहुत हैं ना, तो यह प्रश्न गलत है। जैसे इसमें देखिए कह रहा है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है कमल का, देखिए कह रहा है भ्रीडाल, कमल का भ्रीडाल नहीं मृडाल होता है, तो यह भी विकल्प आपका गलत है। ओस का निहार ये सही है। आकाश का अभ्र न होता है, लेकिन यहाँ लिखा है अम्र। और गाय का पर्यायवाची द्विज नहीं होता है। और प्रश्न मुझे लग रहा है इस तरह से पूछना चाहिए था, इसमें इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही है लेकिन नहीं है करके इन्होंने इस प्रश्न को चौपट कर दिया। तो यह प्रश्न ही प्रश्न पत्र में गलत था, लेकिन ये इसके सही उत्तर हैं। कमल का होगा मृडाल, ओस का निहार सही है, आकाश का अभ्र होगा, गाय का गोधेनु, ये सब पर्यायवाची होते हैं उसके। और द्विज जो आप पता है जो 2 बार जन्मा हो, ब्राह्मण, पक्षी और दांत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। उत्थान का विलोम क्या होगा? बहुत सरल प्रश्न है। उत्थान का विलोम है पतन। उत्थान का विलोम है पतन। और प्रस्थान का क्या होगा? आगमन होगा। विस्थापन का क्या होगा? संस्थापन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। उल्लास का विलोम शब्द क्या है? तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या डी। उल्लास का विलोम होगा नैराश्य। उल्लास का विलोम शब्द होगा नैराश्य। जैसे हर्ष का क्या होगा? विषाद। विषाद का क्या होगा? हर्ष, है ना। कष्ट का आराम और उल्लास का नैराश्य। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखिएगा अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। देखिए 11 संख्या प्रश्न है। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? सही उत्तर इसका विकल्प ए मितभाषी। कम बोलने वाले के लिए मितभाषी और अधिक बोलने वाले के लिए वाचार, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों के लिए एक शब्द होगा। देखिए इसमें अजानुबाहु, अंजानुबाहु, समबाहु, अग्रबाहु। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर होगा यद्यपि इसकी वर्तनी होती है आजानुबाहु। अब उस तरह से देखा जाएगा तो यह भी प्रश्न गलत होगा, लेकिन यहाँ चूँकि अजानुबाहु लिखा है इसको हम मान लेते हैं और आपको बता भी देते हैं कि आजानुबाहु होता है। क्या? आजानुबाहु। सही उत्तर इसका आजानुबाहु होगा, यद्यपि आजानुबाहु किसी विकल्प में नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। तो इसका सही उत्तर होगा, साधारण सा प्रश्न है, अपना काम स्वयं करो। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 14। एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है अंधे की लाठी होना, आंखों का तारा होना, नाक का बाल होना, आंखें बिछाना। तो इसका सही उत्तर विकल्प संख्या सी, अंधे की लाठी होना। एकमात्र सहारा मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी माने एकमात्र सहारा। ठीक है, आंखों का तारा का क्या अर्थ होता है? अत्यंत प्यारा, आंखों का प्यारा माने। और नाक का बाल होना यानी बहुत प्रिय होना। आंखें बिछाना मतलब हृदय से सत्कार करना, स्वागत करना। तो यहाँ सही उत्तर है एकमात्र सहारा का अंधे की लाठी होना। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 साथियों। ऊँट के मुंह में जीर। अब देखिए यहाँ जीरा होना चाहिए, जीर की टाइपिंग मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है? बहुत चर्चित है ये, तो इसका सही उत्तर है बहुत थोड़ा। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? बहुत थोड़ा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम? सरल प्रश्न है, सही उत्तर है विकल्प संख्या सी आपका कालिदास। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17।
प्रश्न 17 कह रहा है इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है? कौन सा नाटक भास का नहीं है? प्रतिमा नाटकम होना चाहिए। देखिए प्रतिभा नाटकम इन्होंने टाइप किया है। प्रतिमा नाटकम, उरुभंगम, दूतवाक्यम और मालविकाग्निमित्रम। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प डी, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम किसका नाटक है? ये कालिदास का नाटक है। ठीक है, किसका? कालिदास का। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18, स्वप्नवासव दत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। कालिदास, भास, भवभूत, व्यास। स्वप्न वासवदत्तम के लेखक का नाम क्या है? कालिदास, भास, भवभूति, व्यास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या बी, भास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। भारव की माता का क्या नाम था? प्रश्न संख्या 19। तो सही उत्तर है इसका विकल्प ए, भारव की माँ का नाम सुशीला था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20, शिशुपाल वध रचना के लेखक का नाम बताइए। शिशुपाल वध रचना के लेखक का क्या नाम है? सही उत्तर माघ। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21, श्रीहर्ष के पिता का नाम। सही उत्तर विकल्प सी, हरि। ठीक है ना, श्रीहर्ष के पिता का क्या नाम था? हरि। ठीक है ना। इनकी माता का नाम मामल्य देवी। क्या? इनके माता का नाम मामल्य। ये कन्नौज नरेश, इनके पिता जो हरि थे, ये कन्नौज नरेश राजा जयचंद के आश्रय में रहते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। 10 कुमार चरित के लेखक का नाम। बहुत चर्चित, बहुत सरल प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। 10 कुमार चरित बहुत पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प ए, दंडी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 23, इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? अब यह देखिए, इसमें जो चारों विकल्प हैं बड़े उलझाऊ हैं। यह प्रश्न भी मित्रों गलत है। ये प्रश्नों गलत पूछा गया है, आपको बताएं। ये प्रश्न एक मिनट, ये प्रश्न आपका गलत पूछा गया है। अब कैसे गलत कह रहे हैं? इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? चलिए, 10 कुमार चरित दंडी की है। सुबंधु कोई रचना नहीं, ये क्या है? ये भी एक लेखक हैं। सुबंधु क्या है? लेखक हैं। ठीक है, सुबंधु की रचना है वासव दत्ता। ठीक है ना। अब सुबंधु की रचना है वासव दत्ता और कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की है। कादम्बरी बाणभट्ट की है। ठीक है, तो यह प्रश्न भी गलत है। इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? अब इसको पूछना चाहिए था इसमें से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरित ठीक है, लेकिन सुबंधु चूंकि लेखक हैं, वासव दत्ता उनकी रचना है, कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, तो यह प्रश्न भी साथियों गलत पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 24, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। विद्यार्थी का संधि विच्छेद सही क्या होगा? विद्याधन अर्थी। तो सही उत्तर इसका विकल्प बी हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। यद्यपि क्या संधि विच्छेद क्या होगा? यदि धन अपि। सही उत्तर विकल्प ए। कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है ना। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 26 कह रहा है हरिसेते शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें इसका विच्छेद होगा हरि धन सेते। तो यहाँ स्वाभाविक है कि विसर्ग संधि होगी। सही उत्तर है विकल्प सी, विसर्ग संधि। ठीक है, अब बढ़ेंगे प्रश्न 26 की 26 हो गया आपका। 27, प्रश्न 27 की ओर। प्रश्न 27 है पितुरिच्छा शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें भी साथियों पितु ही धन इच्छा यानी विसर्ग संधि। सही उत्तर विकल्प सी,
विसर्ग संधि। अब अगला प्रश्न, अनुदिनम में कौन सा समास है? अनुदिनम, अनुदिनम में कौन सा समास है? अनुदिनम यानी दिनम दिनम, प्रतिदिन। तो क्या होगा प्रतिदिन? सही उत्तर विकल्प ए, अव्ययी भाव समास। ठीक है ना। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर विकल्प डी, बहुव्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है ना। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न 30। प्रश्न 30 कह रहा है, नमः शिवाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें सही उत्तर है विकल्प ए, चतुर्थी विभक्ति। नमः शिवाय शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, इस सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 31। भिक्षुकः पादेन खंजः अस्ति में कौन सी विभक्ति है? भिक्षुकः पादेन खंजा में कौन सी विभक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा तृतीया विभक्ति। भिक्षुकः पादेन खंजा अस्ति में तृतीया विभक्ति है। जहाँ पर अंगों का विकार दिखाया जाता है वहाँ तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। कर्णीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कर्णीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? त्वा, तव्य, तनीयर, तद्धित। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प सी। सही उत्तर है विकल्प सी, अनीयर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनीयर प्रत्यय है। कर्णीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनीयर प्रत्यय है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए आपका, राज्ञा शब्द रूप में तृतीया विभक्ति है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 34। सरल प्रश्न है, गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है? सरल सी बात है, ये भविष्य काल है, भविष्यत काल। सही उत्तर विकल्प सी, भविष्य काल। गमिष्यति में कौन सा काल है? भविष्य काल है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। विद्यालयम निक्षा जलाशयः अस्ति का सही अर्थ है? विद्यालय निक्षा जलाशय सही अर्थ, इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प बी, विद्यालय के समीप जलाशय है। ठीक है। सही उत्तर विकल्प बी। प्रश्न 36। प्रेम सागर, पारंपरिक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रायः परीक्षाओं में हम लोग सरल प्रश्नों को गलत करके चले जाते हैं और बाद में जब पेपर मिलाते हैं तो अरे ये तो जल्दबाजी में गलती हो गई ना। तो इस तरह के प्रश्नों को कोशिश करिए, गलत में बहुत ध्यान से करना चाहिए। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? तो सही उत्तर इसका है विकल्प बी, प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की सिंहासन, बतीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, ये सब जो है बहुत इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से संबद्ध कौन थे? सही उत्तर है विकल्प ए आपका, लल्लू लाल। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में किसने किया था? मार्कस बेल्जली ने किया था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 आपका, पौंचरिक। यहाँ देखिए बहुत टाइपिंग मिस्टेक्स हुई है, पौंचरिक लिखा है, पौंचरियों को। तो पौंचरियों किसकी रचना है साथियों? ये स्वयंभू की रचना है। किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। पौंचरियु, रिठडेमचरियु तथा स्वयंभू छंद, ये इनकी 3 बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं और परीक्षाओं में 1-8 पूछी जाती हैं हर परीक्षा में। कौन कौन सी? पौंचरियु, रिठडेमचरियु तथा स्वयंभू छंद। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या बी,
आदिकाल को गद्य काल नहीं कहा जाता। ठीक है ना, आदिकाल को गद्य काल, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। और वीरगाथा काल, चरण काल, सिद्ध सामंत काल, ये आदिकाल के अनेक नाम हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 साथियों। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रबरदाई, जगनिक, नाभादास होना चाहिए, यहाँ नामादास इन्होंने टाइप किया है, नाभादास, दलपति विजय। तो सही उत्तर है साथियों विकल्प इसमें सी, नाभादास जो हैं ये भक्तिकालीन कवि हैं, ये आदिकाल के नहीं हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? कामायनी, साकेत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो। सही उत्तर विकल्प डी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की रचना। ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। कामायनी प्रसाद जी की रचना है, साकेत गुप्त जी की है, रामचरितमानस महाकवि तुलसीदास। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापत पदावली, बीजक, भ्रमरगीत। सही उत्तर विकल्प बी, विद्यापत पदावली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 43। बीसलदेव रासो के रचयिता है। देखिए यहाँ रचार्यता कौन? गजब की टाइपिंग मिस्टेक, भयंकर, इतनी टाइपिंग मिस्टेक आज तक किसी प्रश्न पत्र में हमने नहीं देखी थी। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? बाद में परीक्षा का इसका जब रिजल्ट आया तो तमाम प्रश्न ऐसे थे जो पेपर से उन्होंने हटाया था, कई प्रश्न हटाए गए थे, उसके बाद रिजल्ट जो है घोषित किया गया था। चूँकि कई प्रश्न आप देखिए अभी कम से कम 2 प्रश्नों पर ऐसी चर्चा हो चुकी जिनके विकल्प गलत हैं, एक से अधिक विकल्प हैं सही उत्तर, या एक भी विकल्प सही उत्तर नहीं है ना। तो बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या बी, नरपति नाल। अब जगनिक की रचना एक बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम आप जानते होंगे, कौन सा? परमाल रासो, जिसको आलाखंड भी कहा जाता है। अब भट्ट केदार की रचना बहुत प्रसिद्ध है, कौन सी? जयचंद प्रकाश। और चंद्रबरदाई की कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44। इनमें कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधी। इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या सी, डिंगल पिंगल जो है ये आदिकाल की भाषा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? सरल प्रश्न है। भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी के भक्ति काल को हिंदी के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 साथियों। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही उत्तर है बी, मगहर में हुई थी। प्रश्न 47, कबीर के गुरु कौन थे? रामचंद्र, राघवानंद, दयानंद, मायानंद। तो यहाँ देखिए 47 नंबर, इसमें कोई भी विकल्प जो है, रामचंद्र भी गलत है आपका, और राघवानंद भी गलत है, दयानंद भी गलत है, मायानंद भी गलत है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद थे। तो यह प्रश्न भी गलत है साथियों। ठीक है, कौन थे? रामानंद। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। संत काव्य नाम किसने दिया था? सही उत्तर है विकल्प सी, राम कुमार वर्मा। संत काव्य नाम किसका दिया हुआ है? संत काव्य नाम दिया हुआ है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है, कबीर आदि जिसके प्रतिनिधि कवि हैं, उसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्य कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको ज्ञानाश्रयी शाखा कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसको कहा निर्गुण भक्ति शाखा कहा था। राम कुमार वर्मा जी ने संत काव्य कहा। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य कहा, और गणपति चंद्र गुप्त ने भी इसको संत काव्य ही कहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। मैं यहाँ देखिए मीस लिख दिया। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया? इसको हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, ये कबीर के विषय में कहा गया है। अगला प्रश्न,
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। सही उत्तर विकल्प डी मलूक दास। प्रश्न 51 की बात करते हैं। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, चित्रावली उस्मान की, सूफी कब उस्मान की रचना है, बाकी तीनों जायसी की हैं। प्रश्न 52 की बात करें हैं। कुतुबन के गुरु कौन थे? दादू। कुतुबन के गुरु कौन थे? दादू, शेख सलीम, शेख बुड्डन और सुंदरदास। तो यहाँ बुड्डन की जगह होगा साथियों बुरहान, शेख बुरहान। सही उत्तर इसका खैर सही विकल्प सी ही होगा। शेख, टाइपिंग मिस्टेक आप देख रहे हैं पूरे प्रश्न पत्र में पड़ी है, तो शेख बुरहान, ठीक है ना। कुतुबन के गुरु का नाम जान लीजिए, शेख बुरहान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 53, मधुमालती के रचनाकार। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी आपका मंझन। मधुमालती के रचनाकार मंझन है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54, पद्मावत को समासोक्ति काव्य किसने कहा था? पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा था? गणपत चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, राम कुमार वर्मा। तो इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 20 साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पद्मावत को समासोक्त किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ठीक है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55, अष्टचाप में कौन सम्मिलित नहीं? कुंभनदास, छीसवामी, केशवदास, नंददास। सही उत्तर इसका सही विकल्प सी, केशवदास अष्टछाप के कवि नहीं है। कुंभनदास, छीसवामी, नंददास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न 56। प्रश्न 56 कह रहा है सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? बहुत सरल प्रश्न है। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सही उत्तर विकल्प ए। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 57, सूरदास किसके शिष्य थे? तो ये भी सरल प्रश्न है, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, इनमें पुष्टि मार्गी कवि कौन था? सूर, कबीर, जायसी, तुलसी। सही उत्तर विकल्प ए, सूरदास पुष्टि मार्गी थे। 59, कृष्ण गीतावली के रचनाकार। यह प्रश्न जो है कई बार लोगों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अधिकतम राम काव्य लिखा है। क्या लिखा है? अधिकतम राम काव्य लिखा है, लेकिन ये कृष्ण गीतावली जो है इसके रचनाकार भी तुलसीदास जी हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तुलसीदास जी की जो 12 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको आप याद कर लीजिए। वो कभी भी उनसे संबंधित अंदर से भी उनके छंदों की संख्या, उनकी भाषा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी चूँकि बड़ा नाम है, तो इनकी 12 रचनाओं के बारे में विस्तृत रूप से मोटी मोटी बातें जो हैं, जैसे रामचरितमानस की बात है तो उसकी भाषा क्या है, उसका प्रमुख अलंकार क्या है, कितने कांड हैं, ठीक है ना। इसी तरह से उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसको ध्यान से देख लीजिएगा। इनकी 12 रचनाओं का नाम आपको पता ही होगा, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल और बरवे रामायण, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, गोस्वामी जी के पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। सही उत्तर विकल्प भी आत्माराम, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 61, रामचरितमानस की भाषा। सही उत्तर विकल्प ए, अवधी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 62, बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो रीतकाल में काव्य रचना की 3 धाराएं थी, कौन सी? रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीतिबद्ध। तो यहाँ सही उत्तर है विकल्प ए। बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी साथियों रीति सिद्ध धारा के कवि हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 63, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीति। यह कथन किसका है साथियों? यह है बिहारी जी का दोहा है। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीति, ये बिहारी जी के दोहे के एक अंश है।
चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? रीति मुक्त कवियों में 4 बड़े नाम हैं साथियों। पहला घनानंद, दूसरा बोधा, तीसरा आलम और चौथा ठाकुर। यहाँ पहले ऊपर आपने देख लिया कि बिहारी के यहाँ रीति सिद्ध कवि हैं, ठीक है ना। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 65। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। सही उत्तर विकल्प बी, रीति मुक्त। अगला प्रश्न देखेंगे, रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। साथियों, केशव दास की रचनाओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। इनकी जो 6-7 रचनाएं हैं, इनको भी बहुत ध्यान से देख लीजिए। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है ना। ये सब परीक्षाओं में सब पूछे जाते हैं। विज्ञान गीता तो बहुत बार पूछा गया है। रामचंद्रिका चूँकि इनकी प्रतिनिधि रचना है तो इसकी भी चर्चा रहती है, ठीक है ना। इसमें छंदों की प्रकृति, इसकी भाषा, ठीक है ना, तो इसको भी बहुत ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न 67। बिहारी की रचना का क्या नाम है? बिहारी सतसई। सही उत्तर विकल्प भी, बिहारी सतसई, ठीक है। प्रश्न 68 कह रहा है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? भारतेंदु जी ने कविवचन सुधा का। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? कविवचन सुधा का। ये 1968 में, ठीक है ना, इसका इन्होंने संपादन किया था। माधुरी दुलारे लाल भार्गव इसके संपादक थे, ठीक है ना। और ये आपका मर्यादा जो है, ये प्रयाग से निकलता था 1909 में, कृष्णकांत मालवीय के संपादन में। और सरस्वती के बारे में कहना ही क्या है, इस पर तो आप बहुत पढ़े हैं, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये है महत्वपूर्ण प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। तो सही उत्तर इसका है विकल्प आपका ए। भारतेंदु जी ने जानकी मंगल जो नाटक था, इसमें स्वयं अभिनय किया था। और किसकी भूमिका इन्होंने की थी उसमें, जानकी मंगल में? इन्होंने लक्ष्मण का रोल किया था, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 70। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो सही उत्तर है इसका परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास का जो है ये परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित हुआ था। इसको आचार्य शुक्ल ने, एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा आपका कि आचार्य शुक्ल ने इसे अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कहा, ठीक है ना। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी के एक और नाम है उद्धवान चरित, इंशाअल्लाह खां, 100 अजान एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट, और चंद्रकांता जेकी नंदन खत्री का उपन्यास है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71। द्विवेदी युग की कविता है, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। सही उत्तर यही आपका होगा, द्विवेदी युग की कविता उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के किस उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया था? तो सही उत्तर विकल्प डी इसका, साकेत में। चूंकि आप देखेंगे कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण चरित्र नारी पात्र हैं उर्मिला, जिन्होंने सीता से ज़्यादा त्याग किया था पूरे रामचरित का जो एक लीला है, लेकिन उनके चरित्र को हाईलाइट कहीं नहीं किया गया था। साकेत में गुप्त जी ने उर्मिला के चरित्र को बहुत ही, मतलब एक तरह से आप कहें कि उर्मिला के चरित्र के साथ न्याय किया है और उनके चरित्र को हाईलाइट किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न आती है, प्रश्न संख्या 73 आपका। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? सरल प्रश्न है, सही उत्तर है महादेवी वर्मा का। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 74। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा। सही उत्तर विकल्प ए महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, छायावादी युग का प्रवर्तक
किसको माना जाता है? तो यहाँ सही उत्तर होगा आपका साथियों विकल्प संख्या ए। छायावाद युग के प्रवर्तक वास्तव में जयशंकर प्रसाद जी हैं। 1918 में झरना के प्रकाशन के बाद से ही छायावाद का आरंभ माना जाता है, चूँकि झरना में पहली बार छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ था। झरना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 76। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। सही उत्तर है विकल्प संख्या बी, रूपवाद। प्रगतिवाद के अंतर्गत ये रूपवाद का विचार अमान्य है। चूँकि साथियों प्रगतिवाद का जो सैद्धांतिक आधार है वो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। अब इसको आप राजनीति के क्षेत्र में देखें तो समाजवाद या साम्यवाद या यथार्थवाद या पदार्थवाद आप इसको कह सकते हैं, और यह साहित्य के क्षेत्र में यही क्या है, प्रगतिवाद है। तो यहाँ रूपवाद जो है बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 77। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियाँ किस कविता से उद्घृत हैं? यहाँ कविता कह रहा, देखिए पूछना चाहिए किस कवि की पंक्तियाँ हैं, तो यहाँ ये दिनकर जी की पंक्तियाँ हैं। सही उत्तर है विकल्प बी, रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न 78 साथ में। इसमें देखिए प्रश्न में गलत छपा है। अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे? अब यहाँ देखिए लिखा है अजय किस पत्र के संपादक रहे, भयंकर टाइपिंग मिस्टेक। तो ये पहली चीज़ तो अजय नहीं होगा, ये अज्ञेय होगा। अब अज्ञेय इसमें से किस पत्र के संपादक रहे, तो इसमें दो पत्र जो हैं, विशाल भारत इसके भी संपादक अज्ञेय जी थे, दिनमान के भी संपादक थे ना, तो दैनिक का उन्होंने संपादन नहीं किया था। तो आप इसको देखेंगे कि यह प्रश्न भी आपका गलत छपा था, इसको हटाया गया होगा ज़रूर। ठीक है, अज्ञेय, अब इस तथ्य को आप जान लीजिए कि अज्ञेय ने विशाल भारत और दिनमान का संपादन किया था। बाकी इस प्रश्न को आप डाल दीजिए कूड़ेदान में। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 79। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधा युग, कनप्रिया, ठंडा लोहा, हरी घास पर क्षण भर। तो सही उत्तर इसका विकल्प संख्या डी, अंधा युग, कनप्रिया, ठंडा लोहा, ये सब भारती जी की रचनाएं हैं। हरी घास पर क्षण भर ये किसकी, ये अज्ञेय जी की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है, हरी घास पर क्षण भर। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 80। इनमें कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, इंदुमती। बहुत बार परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है। आचार्य शुक्ल ने ये हिंदी साहित्य की पहली कहानी इंदुमती को ही माना है। इसका प्रकाशन वर्ष है साथियों 1900। इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? ये आचार्य शुक्ल की कहानी है, 1903 में प्रकाशित हुई थी। और दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी है, ये 1907 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये देखिए, घर की जीत कहानी के लेखक हैं। घर की जीत नहीं, ये होगा हार की जीत। क्या होगा ये घर की जीत नहीं, हार की जीत कहानी के लेखक हैं। सही उत्तर आपका विकल्प सी, सुदर्शन। सुदर्शन के बारे में एक और तथ्य जान लीजिए कि इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था, परीक्षा को लिए उपयोगी तथ्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 82। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है?
भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी और रणधीर प्रेम मोहिनी। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या डी, रणधीर प्रेम मोहिनी जो है ये भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी किसका नाटक है? ये लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। आलोक पर्व किसका निबंध है? ठीक है, किसका निबंध है आलोक पर्व? तो सही उत्तर विकल्प बी इसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, कुटज बहुत चर्चित रहता है, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, ये सब हजारी प्रसाद जी के जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं। ठीक है ना। और विद्यानिवास मिश्र के भी निबंध बहुत पूछे जाते हैं साथियों। चैनल पर विद्यानिवास हमारी अपनी हिंदी जो आपका चैनल है, इस पर विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों के लिए एक अलग से हमने वीडियो बनाया है, बहुत लोकप्रिय, बहुत देखा जाता है वो। तो आप विजिट करेंगे तो उनके निबंधों की विस्तृत चर्चा उसमें है, विद्यानिवास मिश्र के हिंदी निबंध। ठीक है ना, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा चैनल पर, प्लेलिस्ट में भी पड़ा है, निबंधों की अलग प्लेलिस्ट है, पूरा निबंध। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि हिंदी गद्य का जो संपूर्ण पैकेज है चैनल पर, उसकी प्लेलिस्ट है, अलग अलग टॉपिक से नाटक, निबंध, कहानी, एकांकी, जो कुछ है वो पूरा आपको पूरा पैकेज है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपकी परीक्षा में उससे बाहर एक प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अगर आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका पूरा काम उतने में हो जाएगा, कम समय में पूरी तैयारी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 84, प्रश्न संख्या 84, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या सी, आवारा मसीहा जीवनी है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ये शरदचंद्र की जीवनी है। किसने लिखा था इसको? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा था। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1974। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अब इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, अज्ञेय जी ने किसी की जीवनी नहीं लिखी है। ठीक है ना। रामविलास शर्मा जी ने निराला जी की जीवनी लिखी है। विष्णु प्रभाकर को आपने देखा ही अभी ऊपर, आवारा मसीहा शरदचंद्र जी की जीवनी लिखी है। अमृत राय जी ने कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है। अज्ञेय जी ने किसी की जीवनी नहीं लिखी है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 86, प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, जो रंगभूमि उपन्यास है इनका, ये 1924 में प्रकाशित हुआ था। इसका जो प्रमुख पात्र है सूरदास, वो बहुत चर्चा में रहता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो इसको जान लीजिए, ये रंगभूमि की किसका पात्र है? रंगभूमि का पात्र है। इस पात्र ने अपने गांधीवादी व्यक्तित्व के द्वारा इस उपन्यास को एक महाकाव्यात्मक उपन्यास बना दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 87, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही उत्तर है विकल्प सी, फणीश्वर नाथ रेणु। इतनी भयंकर टाइपिंग मिस्टेक आप देख रहे हैं, फणीखर नाथ रेणु लिखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 88, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सही उत्तर इसमें साथियों विकल्प संख्या सी, लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान, 1938 में प्रकाशित हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसमें 2-3 तथ्य और जोड़ लीजिए। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक शिवदान सिंह चौहान, इनकी रचना कौन सी है? लक्ष्मीपुरा जो रिपोर्टाज है ये 1938 में प्रकाशित हुआ था। अब इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात है, ये रूपाभ पत्रिका में दिसंबर 1938 के अंक में प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना। शिवदान सिंह चौहान का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 89,
विवेकी राय द्वारा, अब देखिए लिखा है विवेकी राय, विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की रचना है? तो यहाँ साथियों यह भी क्या है, बाढ़ बाढ़ बाढ़, ये है रिपोर्टाज है। एक और रिपोर्टाज विवेकी राय का है जुलूस रुका, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 90। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन हैं? हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन हैं? इसमें भगवान दास शर्मा, कल्याण चंद, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प सी, लोचन प्रसाद पांडे। सही उत्तर क्या है? विकल्प सी, लोचन प्रसाद पांडे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका विकल्प बी, सत्यवती मलिक। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 92। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? महादेवी वर्मा का रेखा चित्र में से कौन सा नहीं है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प बी, पथ के साथी। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये सब महादेवी वर्मा के ये रेखा चित्र हैं। पथ के साथी जो है ये महादेवी वर्मा का क्या है? ये संस्मरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 93। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है, अनुमोदन, जबकि ये क्या होगा? अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, इधर उधर की बातें। अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर, ये सभी क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण है। और इधर उधर की बातें, ये भी संस्मरण है, लेकिन इसके लेखक कौन है? रामकुमार खेमका। कौन? रामकुमार खेमका। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 94। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए, आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है तरुण के स्वप्न। ये बहुत चर्चित है ना। इसमें देखिए, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, परिव्राजक की प्रजा और आत्मनिरीक्षण, ये 3 दिए गए हैं। तो आत्मनिरीक्षण जो है ये किसकी रचना है? ये सेठ गोविंद दास की रचना है। ठीक है, परिव्राजक की प्रजा भी सेठ गोविंद दास की है। और कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, ये भारतेंदु जी की अपूर्ण कृति है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 95। रसों की संख्या 8 किसने मानी है? भरत मुनि ने मानी है। सही उत्तर विकल्प सी, भरत मुनि। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। सही उत्तर विकल्प सी। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होना चाहिए? ओज। सही उत्तर विकल्प ए। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, पंक्ति में कौन सा रस है? सीधी सी बात है, श्रृंगार है इसमें। सही उत्तर विकल्प डी, श्रृंगार। प्रश्न 99। बिंद के वासी उदासी तपोर्वतधारी, महाबिन नार दुखारे, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ हंसने का प्रसंग है, तो सही उत्तर है विकल्प डी, हास्य रस होगा। प्रश्न 100। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। सही उत्तर विकल्प सी, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। प्रश्न 101। दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद है? सही उत्तर है विकल्प ए, सोरठा। प्रश्न संख्या 102। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। कक्षा 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सही उत्तर है विकल्प सी, अनुप्रास। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 130।
दृग ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? ये लाइन 2 बार पूछी जा चुकी। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, असंगति अलंकार है। जहाँ कार्य और कारण में संगति न हो वहाँ है असंगत। दृग ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई हरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 104। जहाँ प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो कि उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? तो सही उत्तर ये विकल्प संख्या सी साथियों, सही उत्तर इसका विकल्प संख्या सी, ध्वनि का। ठीक है ना, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? आनंदवर्धन थे। एक तथ्य जान लीजिए इसका महत्वपूर्ण। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 105। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषयक में निम्नलिखित कथन किसका है? तो सही उत्तर इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर इसका है साथियों देव। ये किसका कथन है? ये देव का कथन है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए, इसमें कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 106। को घट ये वृषभानुजा वै हलधर के वीर। को घट ये वृषभानुजा वै हलधर के वीर, इसमें कौन सी व्यंजना है? शाब्दिक व्यंजना की आर्थी व्यंजना? तो साथियों इसमें रस व्यंजना 3 विकल्प है, तो इसमें है आर्थी व्यंजना। सही उत्तर होगा विकल्प बी, चूँकि इसके अर्थ से ही आप इसके अन्य अर्थ को समझ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 107। किस शब्द शक्ति की प्रतीत सबसे पहले होती है? तो बहुत सरल प्रश्न है इसमें, अभिधा। ये देवकी इन्होंने अमिधा टाइप किया, लेकिन सही उत्तर होगा अभिधा। ठीक है, बढ़ेंगे 108 प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? किस? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसेनी, अपभ्रंश, प्राकृत। इसकी एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन उस श्रृंखला के साथ देखिए इन्होंने इस प्रश्न को जिस तरह से पूछा है, इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प सी, सौरसेनी अपभ्रंश। क्या होगा? विकल्प सी आपका सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो सही उत्तर इसका है विकल्प बी साथियों, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि, इसमें है विकल्प बी आपका स्वयंभू। ठीक है ना, अपभ्रंश के महाकवि, प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। ठीक है, अभी हमने स्वयंभू की रचनाओं की भी चर्चा की थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 110। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? अच्छा प्रश्न है, इसमें लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। 11, 12, 13, 14। सही उत्तर विकल्प ए। कितनी संख्या है? देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। कितनी ध्वनियाँ हैं देवनागरी लिपि में वर्णमाला में? 52 वर्ण हैं। अब 52 में 11 आपके क्या हो जाते हैं? स्वर हो जाते हैं। 33 व्यंजन हो जाते हैं। 4 संयुक्ताक्षर हो जाते हैं। 2 आयोगवाह हो जाते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त वर्ण जिसको कहते हैं राढ़ा हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 52। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 111। इनमें से पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो सही उत्तर विकल्प बी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किसकी है? ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली ये सब क्या हैं? ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। बढ़ेंगे आगे, साथ में देखेंगे अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है इनमें कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, बुंदेली। तो सही उत्तर इसमें है बुंदेली। बुंदेली जो है ये राजस्थानी की नहीं है। बुंदेली किसकी है? ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 113। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है?
किसी चीज़ में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहा जाता है बोली। सही उत्तर है विकल्प संख्या सी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 114। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सही उत्तर विकल्प बी, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न 115। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अपभ्रंश का सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित छंद है पद्धरि। सही उत्तर विकल्प बी पद्धरि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न 116। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर विकल्प डी आनंदवर्धन ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 117। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? तो सही उत्तर इसका विकल्प सी अभिनव गुप्त को। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन, जबकि ध्वनि संप्रदाय का व्यवस्थित करने का श्रेय किसको है? अभिनव गुप्त को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 118। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प भी पश्चिमी की। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 119। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो सरल उत्तर है इसका सही उत्तर विकल्प बी बा। बा अंतस्थ नहीं है, बा अंतस्थ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 120। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तालव्य, दंत, कंठ, ओष्ठ। त, थ, द, ध, ये क्या हैं? ये दंत्य हैं। सही उत्तर विकल्प बी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न 121। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? सही उत्तर है इसका कृषि। ठीक है, आगे बढ़िए, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 122। डंडा शब्द है तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा? दंड। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न 123। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्यधन उदय। सही उत्तर विकल्प बी सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय। कौन सी संधि होगी? गुण संधि। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न 124। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है? तो सही उत्तर इसका विकल्प डी यण संधि में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अंतिम प्रश्न आज के प्रश्न पत्र का। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें सही उत्तर होगा साथियों विकल्प डी नय धन अक। नायक का सही संधि विच्छेद होगा। कौन सी संधि है? अयादि संधि। ठीक है, तो साथियों आपने पीजीटी 2011 हिंदी के 125 प्रश्नों को देखा। मैंने प्रयास किया कि इसकी व्याख्या पूरी त्रुटि रहित हो, क्योंकि इसके अन्य विकल्पों पर चर्चा करने का प्रयास किया गया। जहाँ तक संभव हुई सही और सटीक व्याख्या करने की कोशिश की गई। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। तैयारी करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। किसी भी सहायता के लिए आप तमाम वीडियोज़ में हमारे नंबर दिए गए हैं 9369090822। आप मुझे पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किसी भी समस्या या जिज्ञासा समाधान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।